अभिवादनम, अभिनंदनम, सस्वागतम च सुप्रभातम। स्वागत है आप सभी का सुप्रभात की वेला में। सुप्रभातम का एक और अंक लेकर हूँ उपस्थित मैं आप सभी के समक्ष नारायण दत्त मिश्र। तो आज का पंचांग, सुभाषित, भारतीय ज्ञान परंपरा की एक विशेष प्रस्तुति, स्वास्थ्य मंत्र और योग व इन सभी प्रभागों के बाद संस्कृत पाठशाला तथा एक प्रेरक वृत्त से सजे सुप्रभातम में आज क्या कुछ रहने वाला है विशेष, ये जानने के लिए जुड़े रहिए अगले आधे घंटे के लिए आप सभी मेरे साथ डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में। तो अब आरंभ करते हैं सुप्रभातम का, यानी सुप्रभातम के पहले प्रभाग आज के पंचांग का, जहां हम भारतीय काल गणना की अति संक्षिप्त पर अधिक व्यावहारिक इकाइयों को रखते हैं आपके समक्ष। आइए अब देखते हैं आज के पंचांग को भारतीय काल गणना के परिप्रेक्ष्य में अधिक व्यावहारिक इकाइयों के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि बृहस्पतिवार, कृत्तिका नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। सुभाषितम आयान्तु शृण्मः सरसे प्रभाते। जी हाँ, तो अब सुप्रभात में समय है सार्थक व प्रेरक एक सुभाषित की प्रस्तुति का, जहाँ हर दृष्टि और सृष्टि में होती है सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना अनुस्यूत। तो आइए सुभाषितम को सुन लेते हैं, जहाँ 3 भाषाओं के माध्यम से जान लेते हैं आप एक सुविचार। दापयित्वा करं धर्म्यं राष्ट्रं नीत्या यथाविधि तथैतं कल्पयेद् राजा योगक्षेमानतन्द्रतः। एक राष्ट्र के द्वारा हर संभव विधि विधानों के साथ नीति पूर्वक व धर्मानुकूल कर का ग्रहण करना चाहिए और इसी को आधार बनाकर राजा या राष्ट्राध्यक्ष को बिना किसी आलस्य या प्रमाद के जनता का सर्वविधि कुशल क्षेम और कल्याण करना चाहिए। The king must make arrangement for the welfare of the people by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. और अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी एक प्रस्तुति का। आयुर्वेद के परिचय के क्रम में आज हम जानेंगे इस प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति के 16 अंगों के विषय में। देखेंगे कि कौन से वे चिकित्सकीय संप्रदाय हैं और उनका कालक्रमानुसार अध्ययन, अध्यापन और शोध की दृष्टि से अष्टांग से षोडशांग तक कैसे विभाजन हुआ। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की भारतीय ज्ञान परंपरा की धातियों में से एक आयुर्वेद से संबंधित इस विशेष रिपोर्ट को। प्राचीन काल में आयुर्वेद मुख्य रूप से आत्रेय संप्रदाय अर्थात काय चिकित्सक तथा धन्वंतरी संप्रदाय अर्थात शल्य चिकित्सक इन 2 भागों में विभाजित था, जो 8 भागों में अष्टांग आयुर्वेद के नाम से विकसित हुआ। आधुनिक काल में इन 8 अंगों को अध्ययन, अध्यापन एवं विषय विस्तार हेतु 16 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है काय चिकित्सा, दूसरा कौमार भृत्य, तत्पश्चात भूत विद्या एवं मानस रोग, शालाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, अगध तंत्र, रसायन, वाजीकरण, मौलिक सिद्धांत, शरीर, द्रव्य गुण, भैषज्य कल्पना, रसशास्त्र, स्वस्थ वृत्त, रोग विज्ञान एवं प्रसूति तंत्र। सबसे पहले बात करते हैं काय चिकित्सा की। काय चिकित्सा के अंतर्गत भैषज्य या दवाओं का प्रयोग कर शरीर के विभिन्न रोगों की चिकित्सा की जाती है। ज्वर यानी बुखार, उन्माद, शरीर का सूखना, पीलिया, मधुमेह, हृदय रोग इत्यादि अनेक शारीरिक तथा मानसिक रोगों का निवारण इससे होता है। काय चिकित्सा के 2 पक्ष हैं, शमन तथा संशोधन।
इनमें शमन कार्य औषध प्रयोग से सीधे रोगों पर प्रहार के रूप में होता है, जबकि संशोधन के अंतर्गत शरीर के दोषों को बाहर निकाला जाता है। इसके लिए प्रसिद्ध आयुर्वेदिक पद्धति पंचकर्म का विधान है। इसके 3 सोपान हैं। पूर्व कर्म यानी स्नेहन तथा स्वेदन, दूसरा प्रधान कर्म वमन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन तथा शिरोविरेचन, एवं अंतिम है पश्चात कर्म। पंचकर्म के बाद रोगी के लिए पथ्य, आहार, विहार का क्रमिक प्रयोग। अब बात करते हैं कौमार भृत्य की, जिसे बाल चिकित्सा भी कहा जाता है। बच्चों की चिकित्सा को आयुर्वेद में पृथक अंग माना गया है, क्योंकि उनकी चिकित्सा कठिन होती है। शिशुओं के इस अंग का प्रवर्तन कश्यप ने किया था। भूत विद्या एवं मानस रोग। प्राचीन काल से आज तक तंत्र मंत्र का प्रत्यक्ष या परोक्ष कम या अधिक वर्चस्व रहा है। आयुर्वेद में विकृतियों, व्याधियों के शमन के अतिरिक्त मानसिक विकारों के शमनार्थ भी उपाय निरूपित हैं। इसे मनस चिकित्सा कहते हैं। पतंजलि ने योग सूत्र में इसके लिए योग यानी चित्त की वृत्तियों को रोकना या सही दिशा में लगाना इसका विधान किया है। चरक तथा अन्य विद्वानों ने उन्माद, अपस्मार जैसे मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए औषधियों के अतिरिक्त सत्वा वजय का भी सुझाव दिया है। मानसिक रोग में मन का भारीपन, आलस्य, विलास में लिप्तता, भ्रांति, सर्वत्र दुख की अनुभूति, किसी काम में मन न लगना, शरीर में कंपन एवं तीव्र गति से सांस चलने लगना इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। शालाक्य तंत्र। शालाक्य शब्द शलाका से बना है, जिसका अर्थ होता है रॉड। इस वर्ग के रोगों के उपचार में शलाका का विशेष रूप से उपयोग किया जाता था। इसका दूसरा नाम ऊर्ध्व जत्रुगत रोग चिकित्सा भी है, अर्थात ग्रीवा से ऊपर के अंगों यथा आंख, नाक, कान, मुख, जिह्वा, दांत आदि में होने वाले रोगों के लक्षण एवं चिकित्सा का इस शास्त्र में विस्तार से वर्णन किया गया है। शल्य तंत्र अर्थात सर्जरी। सुश्रुत संहिता में इस अंग का विस्तृत वर्णन किया गया है। शरीर में प्रविष्ट या अवस्थित दूषित पदार्थों, शल्यों को निकालने के लिए यंत्रों, क्रियाओं तथा व्रणों के निचय को शल्य तंत्र कहते हैं। सुश्रुत ने इसे आयुर्वेद का प्रधान अंग कहा है, क्योंकि प्रहारजन्य व्रणों के विरोपण तथा कटे हुए अंगों के पुनः संस्थापन का चमत्कार इससे होता है। शरीर के अवयवों की चीरफाड़ करने से त्वरित रोग निवारण होता है। शस्त्र कर्म के साथ ही क्षार प्रयोग, जलों प्रयोग, अग्निकर्म आदि को भी शल्य के अंतर्गत ही माना जाता है। अगध तंत्र। अगध का अर्थ विष है। जिस शास्त्र में विभिन्न प्रकार के विषों के प्रयोग से उत्पन्न लक्षण एवं उसके प्रतिकार का विधान वर्णित हो, उस शास्त्र का नाम अगध तंत्र दिया गया है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के विष आयुर्वेद में वर्णित हैं: जांगम, पार्थिव एवं औद्भिद। सर्प, लूता, वृश्चिक आदि जांगम, संखिया, पारा आदि पार्थिव एवं वत्सनाभ, कनेर आदि औद्भिद विष वर्ग में आते हैं। वस्तुतः आयुर्वेदीय चिकित्सा एवं औषधियों के उपयोग के पीछे हमारे पूर्वज ऋषियों का हजारों वर्षों का अनुभव है। इन औषधियों का मूल स्रोत वनस्पति जगत यानी पेड़ पौधे, पशु जगत से प्राप्त पदार्थ, धातु, खनिज तत्व आदि प्राकृतिक पदार्थ हैं। इनमें किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थों यानी केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। अतः ये औषधियां हमारे शरीर पर किसी प्रकार का विषैला या बुरा प्रभाव नहीं डालती हैं। रोग के पूर्णतः समाप्ति हेतु आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का मार्ग ही श्रेयस्कर है। इससे न केवल रोगों की रोकथाम होती है, साथ ही साथ निर्मूलन भी संभव है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक है और इस दिशा में निरंतर प्रामाणिकता के साथ वैज्ञानिक शोध व अनुसंधान में प्रगति के साथ संलग्न है। प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति होने के साथ ही आयुर्वेद वर्तमान में पूर्णतः प्रासंगिक और वैज्ञानिक है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब बात स्वास्थ्य की ही, पर आधुनिक संदर्भों के साथ। रक्त वाहिनियों में यदि रक्त प्रवाह बाधित हो तो समस्या उत्पन्न हो जाया करती है। परिधीय तंत्रिका रोग नसों की एक बीमारी है। क्या होते हैं इसके कारण और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। पेरिफेरल नर्व डिजीज यानी परिधीय तंत्रिका रोग, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी के नाम से भी जाना जाता है, ये वो अवस्था है जिसमें परिधीय तंत्रिका तंत्र की नसों की सामान्य गतिविधि प्रभावित होती है।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तंत्रिकाओं का एक नेटवर्क या जाल है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शेष शरीर को जोड़ता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है, इससे मोटर तंत्रिकाओं के माध्यम से शरीर की अन्य हिस्सों तक जानकारी पहुंचाता है। परिधीय तंत्रिकाएं संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संवेदी जानकारी प्रसारित करती हैं। नसों में होने वाली बीमारियां अलग अलग तरह की होती हैं और यह निर्भर करता है कि हम किस उम्र ग्रुप के मरीज को देख रहे हैं। जैसे बच्चों में हो सकता है, बूढ़ों में हो सकता है या और एडल्ट्स में हो सकता है। बच्चों में होने वाली बीमारियां यूजुअली कॉन्जेनाइटल होती हैं या हेरिडिटरी होती हैं, और एडल्ट या बूढ़ों में होने वाली बीमारियां जो होती हैं कई बार आपके न्यूट्रिशन से या आपके अंदर पनप रही अलग बीमारियों से भी उसका लिंक होता है। जैसा मैं उदाहरण देना चाहूँगा डायबिटीज़ का। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी यूजुअली 10 साल में आ जाता है, और B12 डिफिशिएंसी बहुत बड़ा कारण है न्यूट्रिशनल न्यूरोपैथी का। और समस्या और विकराल हो जाती है अगर मरीज में अल्कोहल की शिकायत है, क्योंकि अल्कोहल करता क्या है कि यह न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को और कम कर देता है। तो अल्कोहल से कई और विटामिन्स की कमी होती है, बट B12 भी कम होता है। तो अल्कोहल, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी और डायबिटीज़, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं। परिधीय तंत्र में प्रत्येक तंत्रिका या नस का एक विशिष्ट कार्य होता है, इसलिए रोग के लक्षण प्रभावित नसों के प्रकार पर निर्भर करते हैं। तंत्रिकाएं कई प्रकार में वर्गित होती हैं। मोटर नर्व्स, ये नसें मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करती हैं। ऑटोनॉमिक नर्व, जो रक्तचाप, हृदय गति, पाचन और मूत्राशय जैसे कार्य को नियंत्रित करती हैं। और संवेदी कोशिकाएं, जो त्वचा से तापमान, दर्द, कंपन और स्पर्श जैसी अनुभूति प्राप्त करती हैं। पेरिफेरल नर्व डिजीज या पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने पर अधिकतर व्यक्ति की पैरों की नसें सबसे पहले प्रभावित होती हैं। पेरिफेरल नर्व डिजीज से प्रभावित व्यक्ति को कई लक्षण उत्पन्न होते हैं। देखिए, लक्षण सेंसरी हो सकते हैं, मोटर हो सकते हैं, ऑटोनॉमिक हो सकते हैं। सेंसरी लक्षण में हाथ पैरों में झुंझुनाहट आएगी। झुंझुनाहट यूजुअली पैरों से चालू होते हैं। इसको हम 2 तरह के सिम्टम में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव सिम्टम, निगेटिव सिम्टम। निगेटिव सिम्टम का मतलब है कि सेंसेशन पता ही नहीं चलेगा। गर्म पानी डाल रहे हैं, पता नहीं चलेगा। ठंडा पानी डाल रहे हैं, पता नहीं चलेगा। पॉजिटिव सिम्टम क्या है? ऐसा लगेगा कि हम कांटों पे चल रहे हैं, रुई पे चल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव सिम्टम हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि पैर से चप्पल निकल गया, पता ही नहीं चला, या चप्पल पहनने जा रहे हैं तो पता नहीं चला, हाथों में दस्ताने पहन रहे हैं तो पता नहीं चला। तो न्यूरोपैथी के सिम्टम पहले पैरों में आएंगे, उसके बाद हाथों में आएंगे, और ये जो सिम्टम होते हैं ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। यदि ऑटोनॉमिक तंत्रिका प्रभावित हो तो व्यक्ति को मूत्राशय, पाचन और आंत्र समस्या हो सकती है। गर्मी के प्रति असहनशीलता और बहुत अधिक पसीना आने की समस्या हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि पसीना बिल्कुल ना आए। रक्तचाप में परिवर्तन से चक्कर आना या हल्कापन महसूस होना जैसी समस्याएं भी व्यक्ति को हो सकती हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने पर इलेक्ट्रोमोग्राफी और तंत्रिका चालन अध्ययन के अतिरिक्त रक्त परीक्षण, MRI का उपयोग कर इसके संभावित कारण को निर्धारित किया जाता है। न्यूरोपैथी के कारण व्यक्ति को दर्द हो सकता है। कई लोगों को अनिद्रा और अवसाद का अनुभव होता है, और दोनों ही दर्द को बढ़ा सकते हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विशेषज्ञ की सलाह अनुसार उपचार लिया जा सकता है। न्यूरोपैथी का विकार असहज है, लेकिन आजकल इसके उपचार के लिए कई उपयोगी विकल्प उपलब्ध हैं। सबसे जो कॉमन जांच हम करते हैं अपने लैब में, दैट इज नर्व कंडक्शन, EMG। नर्व कंडक्शन से पता चलता है कि नसें कितनी ख़राब हैं और नसों को कितने इलाज की ज़रूरत है, और किस स्टेज पे बीमारी है, बीमारी इनिशियल स्टेज पे है या बीमारी एडवांस स्टेज पे है। और डिपेंडिंग अपॉन योर साइंस एंड सिम्टम्स आपका डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह के इलाज की ज़रूरत है। न्यूरोपैथी एक्यूट भी हो सकता है, न्यूरोपैथी सब एक्यूट भी हो सकता है। न्यूरोपैथी धीरे धीरे, जैसा मैंने डायबिटीज़ न्यूट्रिशन का एग्जांपल लिया, उसमें क्रॉनिक भी हो सकता है। तो इसकी जो परिभाषा है या इसका जो निदान है या जो इसका उपचार है, ये आपके न्यूरोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियन डिसाइड करेंगे।
परिधीय तंत्रिका रोग से बचाव के लिए आवश्यक है नियमित व्यायाम करना, शारीरिक सक्रियता बनाए रखना, संतुलित आहार का सेवन, शराब का सेवन न करना, धूम्रपान न करना और पैरों को चोट से बचाना। जो लोग मधुमेह से प्रभावित हैं, उनमें न्यूरोपैथी की संभावना अधिक होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पैरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पैरों को आघात से बचाना अनिवार्य है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रखें। मधुमेह रोगी वर्ष में एक बार पैरों की जांच अवश्य करवाएं। न्यूरोपैथी का कोई भी लक्षण होने पर विशेषज्ञ से परामर्श लें। परिधीय न्यूरोपैथी वाले लोग आमतौर पर दर्द को चुभन, जलन और झुंझुने के रूप में वर्णित करते हैं। कभी कभी लक्षण बेहतर हो सकते हैं। न्यूरोपैथी के लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है यदि वो ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जिसका इलाज संभव हो सके। दवाएं परिधीय न्यूरोपैथी के दर्द को कम करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। यदि आप अपने हाथों या पैरों में असामान्य चुभन, कमजोरी या दर्द महसूस करते हैं तो तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाएं। जल्द पहचान और सही उपचार से लक्षणों को नियंत्रित करना संभव हो सकता है, जिससे पेरिफेरल नर्व्स यानी परिधीय तंत्रिकाओं को क्षति से बचाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। सुप्रभातम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे योग की, पर उससे पहले ले लेते हैं एक अल्प विराम। तब तक आप कहीं न जाइए और देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना है। पर वोटिंग? अरे चाय दो ना। ठीक है, कहीं से सूखी लकड़ियां ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकालकर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सुप्रभातम में स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अब समय है स्वास्थ्य के ही अपने प्रभाग को भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में देखने का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योग की, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी योग मंत्र की। तो आज योग मंत्र में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के लिए कौन कौन से आसन हमें करने चाहिए, आइए देख लेते हैं आज के योग प्रभाग में। नमस्ते, मैं दामिनी दलाल। आजकल के ज़माने में हमारे खाने पीने के तरीके और श्वास लेने के तरीके बहुत ही बदल गए हैं। तो आज मैं आपको 2 प्राणायाम बताऊंगी जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। तो पहला प्राणायाम जो मैं बताऊंगी वो है इक्वल ब्रीदिंग, यानी आप 4 सेकंड श्वास लेंगे और 4 सेकंड श्वास छोड़ेंगे। मैं अभी श्वास अंदर लूंगी, छोड़ूंगी, ये हुआ इक्वल ब्रीदिंग। श्वास अंदर लिया और बाहर छोड़ा। अभी मैं आपको दूसरा प्राणायाम दिखाऊंगी और वो प्राणायाम है पूरक। पूरक यानी पूरना। हमारे जो फेफड़े होते हैं यहाँ शुरू होते हैं, हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स है उसके नीचे से पूरे हमारे पेट के पास जो डायफ्राम मसल होता है वहाँ तक फेफड़े फैले हुए रहते हैं। अगर हम कभी उसको पूरते नहीं हैं, यानी पूरा श्वास भरते नहीं हैं, तो ये प्राणायाम
आपके पूरे फेफड़े में हवा भरेगा, श्वास भरेगा और उससे आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ इसमें। और एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें आप जो काउंटिंग करते हैं तो 1 सेकंड यानी 1 काउंट, आपको सिर्फ 5 सेकंड श्वास लेना है और फिर थोड़े 1-2 सेकंड ही अंदर रोकना है और फिर पूरा श्वास निकालना है आपका। तो आप मुझे फॉलो कीजिए। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब भी आप श्वास लेते हो तो पूरे फेफड़े भरो और जब भी छोड़ते हो तो आराम से श्वास छोड़ दो। नियमित तरह से आप ज़रूर ये 2 प्राणायाम कीजिए। अब हम और टिप्स जानेंगे गुरुमा हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विटामिन सी ज़्यादा लिया जाए, तो ये सारे फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी हाई है वो लेने ही चाहिए। दूसरा, तुलसी पेट के लिए बहुत अच्छी है, वो इम्यूनिटी को बढ़ाती ही है। और तीसरा, धूप में बैठना। अगर धूप ले ली हो ना आधे घंटे की पीठ पर तो बहुत फ़ायदा होगा, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी ही। फिर ज़रूरी है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छी नींद और रिलैक्सेशन समय समय पर बहुत ज़रूरी है। जब शरीर में ये होता है ना कि थकान आ गई तो इमीडिएटली रिलैक्सेशन करना चाहिए, बजाय थकान में आप काम करते रहो। इम्यूनिटी बढ़ती तभी है जब आप सर्कैडियन रिदम फॉलो करते हो कि सवेरे समय पर उठना, रात को समय पर सोना, ये बहुत ज़रूरी है शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए। तो बस इन सब का ध्यान रखिए। नमस्कार। कार्यक्रम में अब समय हो गया है अपने भाषा प्रभाग में संस्कृत सीखने का। संस्कृत की पाठशाला में आज हम कुछ और नए मध्यम पुरुष एक वचन की क्रियाओं के रूपों को सीखेंगे और कर्तृपद अर्थात कर्ता के पद जोड़कर छोटे छोटे वाक्य भी बनाएंगे। सीखने के क्रम में बने रहिए हमारे साथ और सिखाए जा रहे वाक्यों को बोलकर कीजिए अभ्यास। सीखने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी गवीश द्विवेदी के पास संस्कृत पाठशाला की कक्षा में। नमो नमः मित्राणि। संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषाम् अपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम अपने पिछले अंक में मध्यम पुरुष की क्रियाओं और त्वम कर्तृपद के साथ वाक्यों का अभ्यास कर रहे थे। आइए अभ्यास के इसी क्रम को बढ़ाते हैं आगे और बनाते हैं कुछ और नए वाक्य। वाक्य यदि हो तुम ले जाते हो तो इसे संस्कृत में कहेंगे त्वम नयसि। त्वम नयसि, नयसि अर्थात ले जाते हो, और यह मध्यम पुरुष की क्रिया है तो स्वाभाविकतया ही कर्ता यहां त्वम होगा। अगला वाक्य है त्वम स्मरसि। त्वम स्मरसि अर्थात तुम याद करते हो, तुम स्मरण करते हो। त्वम वदसि। त्वम वदसि अर्थात तुम बोलते हो। वाक्य है त्वम इच्छसि। त्वम इच्छसि अर्थात तुम इच्छा करते हो। त्वम पतसि। त्वम पतसि अर्थात तुम गिरते हो। कोई नृत्य कर रहा हो और हमारे समक्ष हो तो हम कहेंगे तुम नाचते हो, तो इसे संस्कृत में कहेंगे त्वम नृत्यसि। त्वम नृत्यसि। इसी प्रकार वाक्य बनेगा त्वम जिघ्रसि। त्वम जिघ्रसि अर्थात तुम सूंघते हो। तुम ध्यान करते हो, यदि इसका संस्कृत बनाना हो तो वाक्य बनाएंगे त्वम ध्यायसि। त्वम ध्यायसि। त्वम मिलसि। त्वम मिलसि अर्थात तुम मिलते हो। त्वम उपविशसि। त्वम उपविशसि अर्थात तुम बैठते हो। त्वम तिष्ठसि। त्वम तिष्ठसि अर्थात तुम ठहरते हो। त्वम
शृणोषि, त्वं शृणोषि अर्थात तुम सुनते हो। त्वं स्थापयसि, त्वं स्थापयसि अर्थात तुम रखते हो। वाक्य है त्वं प्रक्षालयसि, त्वं प्रक्षालयसि अर्थात तुम धोते हो। इसी प्रकार वाक्य बना लेते हैं त्वं स्वीकरोषि, त्वं स्वीकरोषि अर्थात तुम स्वीकार करते हो या ग्रहण करते हो। मित्राणि, पुनः पुनः अस्माकं निवेदनमस्ति संस्कृत संभाषणाय वाक्यानाम् उच्चैः कथनम् उच्चारणं वा अनिवार्यं भवति। भवन्तः कृपया वाक्यानां विशुद्धम् उच्चारणं कुर्वन्तु, अभ्यासं कुर्वन्तु। अग्रिमकक्षायां पुनः मिलामः, तावत् नमो नमः। आज के सुप्रभातम में इतना ही। हम अगले अंक में फिर नई प्रस्तुतियों को लेकर आपके समक्ष लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमो नमः।